नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 9 अप्रैल 2024 ईस्वी। 9 अप्रैल है आज और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, इसलिए मुझे उसको दिखाना है और लिंक वगैरह भी बता दूंगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या बता रहा हूँ मैं। ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से। इस पर विजन आईएएस पर मंथ का मैं जो बीपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, विजन आईएएस से बहुत सारे टॉपिक होते हैं। यूपीएससी का मैगजीन है ये, जो स्टेट पीसीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको मैं मार्क करके दे देता हूँ। हर मंथ का ही दिया है अभी तक मैंने। नवंबर दिसंबर से तो हर मंथ का ही दिया है, नवंबर से प्लस। तो इसको आप यहाँ से ले सकते हैं। इस टॉपिक को कम से कम इतना ज़रूर पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इन्हीं को पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक मैगजीन में, विजन के मैगजीन में इतना ज़रूर कवर करना है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक तो मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको कवर करवा देता हूँ, फिर भी 2-4 टॉपिक 10 टॉपिक जो छूट जाते हैं उसको आप विजन मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं। ज़रूर कवर कीजिएगा। एक मंथली मैगजीन ज़रूर लेकर चलना है, यूपीएससी वाला मंथली मैगजीन। ओके, ये विजन आईएएस हिंदी का मैंने मैगजीन भी दे दिया। अब इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े कहाँ से, तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ये है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक। इस पर आप जाएंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी का है, टेलीग्राम आईडी का है। तो यहाँ पर अगर आप मैसेज करते हो तो पेड ग्रुप वगैरह के लिए आपको मैं जोड़ दूंगा। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर देखेंगे तो ये सारे के सारे लिंक रहते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। देखिए हेडलाइन क्या है कि जो हाउस होल्ड के ऊपर ऋण है ना, जो सामान्य लोग हैं भारत में, परिवार के ऊपर जो ऋण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बचत जो है वो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो आज तक के बीते 25-30 सालों में, 40 सालों में सबसे कम बचत हो रहा है लोगों का, और सबसे ज़्यादा घर के ऊपर में ऋण बढ़ रहा है। ये क्या इंगित करता है कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है और लोगों का इनकम जो है वो दोनों एक दूसरे के रेशियो से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। महंगाई और इनकम का रेशियो जब बैलेंस बना हुआ रहता है तब सही रहता है। जिस हद से महंगाई बढ़ रही है उस हद से इनकम नहीं बढ़ पा रही है, इसके कारण से ऋण बढ़ रहा है लोगों पर। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? इसका नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि धीरे धीरे करके इकॉनमी में निवेश कम होता जाएगा, बड़े आइटम का खरीद कम होता जाएगा, मांग कम हो सकता है। समग्र थोड़े दिनों के पश्चात समग्र मांग में कमी आ सकती है। मांग में कमी से कहीं न कहीं हर इकॉनमी में क्या होता है, मांग में कमी के पश्चात कहीं न कहीं वित्तीय रूप से मंदी की स्थिति देखी जाती है। तो ये कहीं से भी सही नहीं होता है, हाउस होल्ड्स का ऋण बढ़ना। देखिए क्या सब इसमें बताया गया कि जो हाउस होल्ड्स का ऋण है वो जीडीपी के 40% को क्रॉस कर गया पहली बार। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर वाइज दिखाया गया है। 2021 में 39.1% था, जिसके बाद कम हो गया। अब ये 40.1% के आसपास में हाउस होल्ड्स का ऋण जो है ये पहुँच गया। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट में से एक है पिछले कुछ वर्षों में। और क्या बोला गया है कि जो सेविंग है वो करीब में 5% के अराउंड है जीडीपी का, जो भी बहुत कम है, इतना कम नहीं होना चाहिए। यानी कि सेविंग बहुत कम हो गया है और जो ऋण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इससे समग्र रूप से इकॉनमी को हानि पहुंच। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2023 के सितंबर में आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में बोला कि जो फाइनेंशियल सेविंग है वो 5.1% पर आ गया है, ड्रॉप होकर। लोगों का जो बचत है वो बहुत कम हो रहा है, बचत बहुत कम हो रहा है। इसको इतना बस समझिएगा। आरबीआई ने बोला कि पिछले 47 वर्षों में सबसे लो बचत की स्थिति बन गई है। किसके कारण से? क्योंकि खर्च ज़्यादा हो रहा है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, इसके कारण से बचत की स्थिति कम बन रही है और कहीं न कहीं ऋण जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों के ऊपर में। कितना हो गया है? तो जीडीपी का 40.1% के आसपास में हाउस होल्ड्स का जो ऋण का आंकड़ा है वो पहुँच गया है। ओके, तो अभी के लिए तो ये चीज़ क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं इकॉनमी मंदी होगा। लेकिन आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। क्या बताया उन्होंने? कि लोग जो ऋण ले रहे हैं ना, तो उसमें ऋण ले रहे हैं एसेट्स खरीदने के लिए और घरों को खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, इस तरह के ऋण ले रहे थे। इससे क्या होता है, कहीं न कहीं इकॉनमी को कुछ बेनिफिट भी पहुंचता है। इकॉनमी में तात्कालिक रूप से मांग भी बढ़ती है, जो आगे जाकर क्या करेगा, रोजगार पैदा करेगा इकॉनमी में। तो दोनों पक्ष है इसके, दोनों पक्षों को ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर यही स्थिति बनी रहती है तो नुकसानदेह होगा, इकॉनमी मंदी की स्थिति बन जाएगी। जो हमने चीन में देखा कि लोगों के पास में सेविंग खत्म हो गए तो वहाँ पर रियल एस्टेट जो था वो धड़ाम से गिर गया। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जैसे 2021 में भी आया था, फिर कम हो गया, फिर 2024 में आया, फिर जाके आगे कम हो सकता है, तब ये कहीं ना कहीं इकॉनमी के लिए बेनिफिट भी होता है कि लोग ऋण ले क्यों रहे हैं।
तो लोग ऋण ले रहे हैं एसेट्स खरीदने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं समग्र रूप से इकोनॉमी में रोजगार को भी पैदा करता है। अब अगर सेविंग की हम लोग बात करें तो सेविंग के बारे में जो 2022-2023 का रिपोर्ट आया था उसमें ये बताया गया था कि 5.3% के आसपास में हमारे जो जीडीपी का और लोगों का सेविंग का रेशियो है पहुंच गया है। ये 47 वर्ष में सबसे कम सेविंग हो रही है लोगों की, लेकिन जो एवरेज सेविंग है वो कितना है, 7.6% के आसपास में रहना चाहिए, और ये अभी 5.3% के आसपास में आ गया है। यानी कि हमें सेविंग को इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे हमारी इकोनॉमी में एक स्थिरता बनी हुई रहे। ये आरबीआई के फाइनेंशियल रिपोर्ट में कहा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए 38% के करीब में जीडीपी और डेब्ट का रेशियो 2022-2023 के दौरान था, 39% के करीब में उससे पहले था, और वर्तमान में अभी कितना पहुंच गया है, 2021 में 39% था, और अभी 24-25 के आसपास में कितना पहुंच जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा 40.1% के आसपास में जो डेब्ट रेशियो है जीडीपी का वो पहुँच रहा है। तो ये पूरा रिपोर्ट आपको मैंने समझा दिया कि लॉन्ग टर्म में ये जो हाउस होल्ड्स पर डेब्ट होते हैं ये ख़राब होता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी पहुंचाता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन आय को भी बढ़ाता है कि लोग ऋण ले क्यों रहे भाई, तो घर खरीदने के लिए ऋण ले रहे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए ले रहे हैं, एसेट्स खरीदने के लिए ले रहे हैं, परचेज करने के लिए कुछ भी ले रहे हैं ऋण, तो ये कहीं ना कहीं सही होता है इकोनॉमी के लिए, सही होता है। इकोनॉमी में समग्र मांग को इंक्रीज करता है, डिमांड को इंक्रीज करता है, डिमांड को इंक्रीज करता है। डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, तो रोजगार में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। घर की मांग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर बनेंगे तो रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता है। पूरी इकोनॉमी केवल डिमांड और सप्लाई का ही खेल है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल डिस्कशन के पास बाद जो सोलर इक्लिप्स की घटना हुई है अमेरिका और मैक्सिको सिटी के तहत, जहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब दिन में रात वाली स्थिति। याद कीजिए भारत में भी एक बार हुआ था जब आप छोटे छोटे रहे होंगे, तो वो स्थिति फिर से बनी है, लेकिन भारत में नहीं बनी है। तो उसको जरा सा हम लोग देखते हैं क्या है वो चीज़, लेकिन उससे पहले आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ही बड़े बड़े आर्टिकल और बहुत ही डिटेल आर्टिकल वगैरह छप रहे हैं। सारे आर्टिकल कवर नहीं करने होते, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। कई सारे लोग आर्टिकल को लेकर पूछते हैं कितने आर्टिकल पढ़ें, जैसे रूस और यूक्रेन का विवाद है, ठीक है, एक आर्टिकल आपने डिटेल तैयार कर लिया, अब इस पर हर दूसरे दिन एक आर्टिकल आते हैं, तो क्या उतने आर्टिकल हम पढ़ेंगे क्या? मंथ में जाके हमें 30 के 30 आर्टिकल हो जाएंगे, जो बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। हर टॉपिक पर, हर मुद्दे पर एक डिटेल आर्टिकल को कवर कीजिए, उसका नोट्स बनाकर रख लीजिए, बस बात खत्म। जैसे हमास इजराइल का विवाद है, कितना ज़्यादा चल रहा है ना, हर दूसरे दिन ही आर्टिकल आता है, लेकिन उतना हमें कवर नहीं करना पड़ता। एक आर्टिकल को कवर कीजिए, उससे संबंधित बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दूसरा आर्टिकल पढ़िए, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया जो पहले वाले आर्टिकल में नहीं था तो उसको नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए क्या है कि 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के अवसर पर स्वास्थ्य सेवा में विद्यमान चुनौतियों और सफलताओं पर व्यापक चर्चा हो रही है। कल मैंने आपको यूनिवर्सल हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसको यूनाइटेड नेशन 2011-12 के आसपास प्रस्ताव पारित किया था। ये सब मैंने कल आपको समझाया था। क्यों समझाया था? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये सब टॉपिक सारे चर्चा में है। भारत इस चर्चा के केंद्र में है। धातव्य है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा का परिदृश्य विरोधाभासों और जटिलताओं से परिपूर्ण है, जहाँ सामाजिक आर्थिक विविधता के बीच स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच एक बहुत बड़ी व्यापक चुनौती बनी हुई है। क्या है, भारत में सोशियो इकोनॉमिक जो विविधता है भारत में, और समानता से भी अच्छा शब्द होता है पॉजिटिव विविधता, तो उस विविधता में सभी तक स्वास्थ्य की समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करना एक बहुत ही कठिन चुनौती होती है भारत सरकार के लिए, ठीक है। और ये केवल भारत की स्थिति नहीं है, पूरी दुनिया भर की कदाचित यही स्थिति है। आप अमेरिकन जो प्रायद्वीप है वहाँ पर जो देश है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, या यूरोपियन कंट्री चले जाएंगे, वहाँ पर भी स्थिति कदाचित यही है। हाँ, नॉर्डिक कंट्रीज में क्या है, तो वहाँ पर फ्री हेल्थ सर्विस दी जाती है 100%, लेकिन वहाँ पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर आय असमानता बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर स्वास्थ्य तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करवाना बहुत कठिन चीज़ है। पिछले एक दशक में भारत ने स्वास्थ्य सामाजिक निर्धारक SDH के ढांचे के भीतर स्वास्थ्य एवं सुधार करने प्रगति की है, तथापि अभी भी महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई है। कुछ तो हमने किया ही है, लेकिन बाधा तो बनी ही है। अब SDH क्या होता है भाई? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक SDH में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रणालियों सहित स्वास्थ्य परिणामों को आकार देने वाले गैर चिकित्सा कारक शामिल होते हैं।
इसमें हम स्वास्थ्य ढांचे के तहत में सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, पॉलिटिकल पहलू, इन सभी चीज़ों को हम शामिल करके क्या देखते हैं कि किसी देश में स्वास्थ्य का ढांचा कैसा है, कैसा नहीं है। आय, शिक्षा, आवास जैसे कारक स्वास्थ्य संबंधी समानता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब स्वास्थ्य से संबंधित होती है। HSDH को संबोधित करना स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आप अलग अलग विविध क्षेत्रों से आते हैं, मतलब आय के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आय असमानता है तो केवल हॉस्पिटल बना देने से स्वास्थ्य ढांचा सुदृढ़ नहीं हो जाएगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितना शिक्षित है, किस तरह के आवास में रह रहा है, किस तरह के समाज में रह रहा है, किस तरह का उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, तब जाके आप समग्र रूप से स्वास्थ्य के ढांचे में सुधार कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा जीवन शैली के विकल्पों में सार्थक सुधार के बहुक्षेत्रीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य केवल दवाइयों और हॉस्पिटलों से नहीं होता है, जीवन शैली में सुधार को भी रेखांकित करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में चुनौतियां कौन कौन? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि भारत का जो स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हॉस्पिटल हो गया या डॉक्टर्स के जो क्लिनिक है, वो कहाँ पर है? तो शहर में केंद्रित है। सबसे बड़ी चुनौती ये है सबसे पहली, और ये आपको पता भी होगा लेकिन आज तक आपने गौर नहीं किया होगा। ग्रामीण इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बहुत मुश्किल काम है। भारत में स्वास्थ्य ढांचा कहाँ पर स्थित है? तो ये शहर में स्थित है। क्यों स्थित है शहर में? लाभ के लिए स्थित है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों के 2/3 बेड शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। यानी कि अगर 100 बेड है तो उसका 2/3 जो हिस्सा है ये शहरी क्षेत्रों में है, जो देश की केवल 1/3 आबादी को सेवा प्रदान करते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन के कारण शहरी केंद्र की ओर आकर्षित होने वाले निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र इस असमानता को और बढ़ा देते हैं। जो निजी क्षेत्र इसमें आते हैं वो क्या करेंगे? उनको तो 100% लाभ कमाना उनके लिए बिजनेस है, तो वो फिर कहाँ पर आएंगे? वो केवल और केवल शहरों में ही आएंगे। वो ग्रामीण इलाकों में क्यों आएंगे? ग्रामीण इलाकों में अस्पताल लगाना किसका काम है? सरकार का काम है, क्योंकि वो लाभ के लिए नहीं, सेवा के लिए काम करती है। स्वास्थ्य सेवा का बोझ अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा होता है, जहां अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, चिकित्सकीय पेशेवरों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करती है। ये कुछ चुनौतियां हैं जो यहाँ पर पंक्ति में लिखी हुई है, आप इनको पॉइंट में लिख सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्रों में किन चुनौतियों को देखते हैं आप, उसके बारे में लिखिए। यही पूछ लेगा आपसे, मैं ही पूछूंगा इस क्वेश्चन में। रुकिए। समाज स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अक्सर शहरी केंद्रित पहलों से प्रभावित होती है। इसको कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बाधित करता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक चिकित्सक पेशेवरों की कमी है। जिन डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता है वो डॉक्टर भी ग्रामीण PHC में नहीं होते हैं, शहर के किसी अस्पताल में काम कर रहे होते हैं। कैसे रहेंगे वहाँ पर? उनके रहने की भी सही से सुविधा नहीं हो पाती है, तो कैसे रहेंगे वहाँ पर? ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण के सामने प्रणालीगत चुनौती को दर्शाता है। ये चुनौतियाँ न केवल ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, बल्कि शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी दबाव डालती है। क्यों? गाँव के लोग इलाज करवाने फिर कहाँ जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में जाएंगे। इसलिए जो शहर के अस्पताल आपको भरे हुए दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक ही अस्पताल पर भार ज़्यादा है। कभी दिल्ली के एम्स आकर देखिएगा क्या स्थिति रहती है, 12 महीने एक ही स्थिति रहती है, फिर भी वहाँ पर क्वालिटी इलाज मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख अस्पताल है वो। लेकिन बिहार के किसी अस्पताल में जाकर देखिए, सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति बनी हुई रहती है, ठीक ना? क्योंकि रोगी उन स्थितियों के लिए भी शहरी केंद्रों की ओर भागते हैं जिन्हें उचित ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के माध्यम से ठीक किया जा सकता था। नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ के लिए भी उनको कहाँ पर जाना पड़ता, जिसका इलाज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हो सकता था, उसके लिए वो बड़े अस्पताल जाते हैं। और बड़े अस्पताल के जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि बोझ ज़्यादा होता है उन पर, उनकी भी मजबूरी है। इसीलिए क्या होता है, अब किसी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनको अच्छा थोड़ी लगता है नीचे लेटा किसी को इलाज करना, लेकिन बेड नहीं है, लेकिन इलाज तो ज़रूरी है, तो बेड ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा जो शहर के अस्पताल होते हैं या बड़े अस्पताल, उसमें आपको दिखेगा अव्यवस्था का माहौल बना हुआ रहता है, ठीक है। आयुष्मान भारत पहल क्या है? भारत के स्वास्थ्य, देखिए आयुष्मान भारत योजना क्या है? भारत के स्वास्थ्य सेवा सुधार प्रयासों आयुष्मान भारत अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अस्पताल और भर्ती मरीजों की वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्राथमिक देखभाल के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रयोग, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, ये शामिल है आयुष्मान भारत पहल में।
आयुष्मान भारत लाखों परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल खर्चों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएमजेवाई के माध्यम से पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवा के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत में जो खामियां थी स्वास्थ्य ढांचे में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खामी थी कि भाई वित्त तक पहुंच, लोगों के पास में पैसे नहीं थे। तो उस पैसे के इंतजाम करने के लिए भारत सरकार ने एक बेहद शानदार सी योजना चलाई, जो दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसमें शहर के अस्पताल हो, गांव के अस्पताल हो, भारत का कोई भी अस्पताल हो, वहाँ पर 5 लाख रुपए तक का इलाज जो गरीब परिवार हैं उनको फ्री में मिल जाती है। और कैशलेस है, पेपरलेस योजना है, यानी कि केवल और केवल थंब लगाने से, अंगूठा लगाने से, आधार कार्ड के माध्यम से सारा कुछ प्रोसेस संपूर्ण हो जाता है। चुनौती और समाधान क्या है? आयुष्मान भारत पहल के तहत हुई प्रगति के बावजूद भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऊपर मैंने कई सारे चुनौतियाँ आपको गिनाई है, बाकी चुनौती आपको भी क्या करना पड़ेगा? खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सोशल इशू का एक एनसीईआरटी है, जिसमें प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों का कंपेयर किया गया है। यूपीएससी ने अपने मेंस में 2017-18 के मेंस से पूछा था, प्राइवेट और जो सरकारी अस्पताल होते हैं इनमें क्या अंतर आप देखते हैं? यूपीएससी मेंस का सवाल है ये, ठीक है। तो ये अंतर जो होता है पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये कुछ टॉपिक पढ़ा नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है। खुद से आप देख करके ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं। आपने खुद ही अनुभव किया होगा, आपके घर में कोई बीमार पड़े तो गाड़ी बुक करो, चलो अस्पताल, दरभंगा, मधुबनी और पता नहीं पटना और कहाँ कहाँ। क्यों? क्योंकि अस्पताल अच्छे वहीं पर है। आपके गांव के पास पीएचसी नहीं है नॉर्मल चीज़ों के लिए भी। ये तो अनुभव की चीज़ है ना, ये कोई पढ़ने की चीज़ थोड़ी ना है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के वितरण में असमानता इस चुनौती को बढ़ाती है। यह असमानता लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता की मांग करती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों में निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। सीसैट के लिए कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं क्या आप लोग? जो यूपीएससी देंगे तो उनको इस तरह के जो चीज़ें हैं वो पढ़कर समझ में आ जाने से समाधान कहाँ लिखा हुआ है। स्वास्थ्य बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने की भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता है, बढ़ाया नहीं गया है। इस तरह के निवेश बुनियादी ढांचों के विस्तार, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार और आबादी के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाने के महत्वपूर्ण विषय है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता महसूस की जा सकती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतत स्वास्थ्य प्रणालियों को हमें डेवलप करना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति भी होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान जैसी पहल इस क्षेत्र में ऐतिहासिक उपेक्षा को दूर करने, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के निर्माण में सहायक हो सकता है। 15वें वित्त आयोग ने बोला था कि हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा लोकल लेवल पर, तभी जाके स्वास्थ्य सुविधाएं सही हो पाएंगी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सारा कुछ मैंने आपको समझाया है, चुनौती से लेकर समाधान तक। चलते अगले टॉपिक पर। देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि एक स्टडी में पाया गया कि जो ग्लाइसेमिक होता है, और क्या बोला गया कि स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डाइट एंड डायबिटीज़। एक स्टडी में बताया गया है कि जो ग्लाइसेमिक होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको, वही समझाना ही है मुझे। बाकी डायबिटीज़ को रोक सकता है, डायबिटीज़ के पीछे संबंध है। अगर आप ज़्यादा ग्लाइसेमिक वाले चीज़ें खाते हैं, मतलब ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो डायबिटीज़ हो सकता है, टाइप बी, टाइप सी, और टाइप 2 जो होता है डायबिटीज़ का, वो हो सकता है। और अगर आप लो ग्लाइसेमिक डाइट लेते हैं तो टाइप 2 को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दरअसल में क्या होता है, यही मुझे आपको समझाना है इसमें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है ग्लाइसेमिक। और अगर आप इस चीज़ को सही से कवर कर लेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर पीटी में पूछा जाता है तो वहाँ पर आप इसको हल कर लेंगे। देखिए क्या सब और लिखा हुआ, जो हाई ग्लाइसेमिक वाले फूड कौन कौन से होते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो होते हैं वो तो शुगर, अगर आप शुगर, चीनी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, मीठा, और ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोको कोला और ये सब अलग अलग जो ड्रिंक आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है ये सब। और वाइट पॉलिश राइस होता है, पोटैटोज होता है, वाइट ब्रेड होता है, और ये सब मुख्य रूप से किस में आते हैं, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। इन फूड के खाने पर आपको टाइप 2 का जो डायबिटीज़ है उसकी संभावना बनी हुई रहती है। जबकि जो लो जीआई फूड कौन से होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से होते हैं, तो फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गया, उसके बाद से नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गए, ब्राउन राइस हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ये से जो क्या होते हैं, ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है गुरु,
समझाऊंगा मैं आपको। इसको खाने पर आपको टाइप 2 का जो डायबिटीज़ है वो कभी हो नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं शरीर को स्वस्थ बनाता है। ओके, देखते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि वहीं से सवाल पूछा जाएगा आपसे, और वो अगर पूछा जाता है तो उसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों की एक रेटिंग होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होता है उसकी एक रेटिंग होती है। जैसे चावल जो आप खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक एसिड होता है, ग्लाइसेमिक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसी की रेटिंग है ये। अब कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो इंस्टेंट आपको प्रभावित करता है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे बहुत कमजोरी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपने एक गिलास क्या किया, गन्ने का जूस पी लिया, तो वो क्या है, वो इंस्टेंट आपको एनर्जी दे देता है शरीर में, इंस्टेंट, तुरंत। या फिर चीनी का जो शरबत होता है वो पीते हैं आप, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो वो किस में आए, वो उन पदार्थों में आएगा जिनकी जीआई रेटिंग यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। इनको पीने पर, इनके ज़्यादा कंज्यूम करने पर डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। एक दूसरे प्रकार के मीठे पदार्थ होते हैं, जैसे फ्रूट, कोई फल आपने खाया तो उससे इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके टूटकर आपके शरीर में उसका जो शर्करा है वो मिलता है, जिससे क्या होता है, आपको एनर्जी तो मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रक्त में घुलते हैं, जिससे क्या होता है, डायबिटीज़ का खतरा इस तरह के खाद्य पदार्थों में कम होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह दर्शाता है कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ कितनी जल्दी हमारे शरीर में रक्त शर्करा ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित करता है, जब केवल इसे आहार के रूप में खाया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में जल्दी से तोड़ दिए जाते हैं और रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि का कारण बनते हैं, उनकी जीआई रेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। कुछ अधिक जीआई रेटिंग वाले खाद्य पदार्थ जैसे चीनी, मीठे खाद्य पदार्थ, मीठे से शीतल पेय, सफ़ेद ब्रेड, आलू, सफ़ेद चावल, ये सब जीआई रेटिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है। कम या मध्यम जीआई रेटिंग वाले खाद्य पदार्थ अधिक धीरे धीरे टूटते हैं, समय के साथ रक्त शर्करा स्तर में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। इसका कुछ उदाहरण है, जैसे कुछ फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ, दलिया वगैरह जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, शरीर में घुलते हैं। इससे डायबिटीज़ का खतरा कम बना हुआ रहता है। साइंस एंड टेक आपके पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बीपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ पूछ लेगा आपसे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, इसने यूनाइटेड स्टेट की नेवी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। यूएस के नेवी के जहाज़ को रिपेयर करने का एग्रीमेंट साइन किया गया है। भारत जो है वो खुद को शिप के रिपेयरिंग और बिल्डिंग के लिए हब के रूप में बनाना चाहता है खुद को, क्योंकि हमारी क्या है, तो जोग्राफिकल कंडीशन वैसी है, जिस हमारे तीन तरफ समुद्र ही समुद्र हैं और बड़े बड़े समुद्र मार्ग हैं, उसके बीचों बीच में हम स्थित हैं। आप देखिए, अगर हम चीन जापान की तरफ से तेल लेने के लिए वो लोग आएंगे तो भी भारत बीचों बीच में पड़ता है। तो इसलिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम शिप के रिपेयर करने मामले में और निर्माण के मामले में एक वैश्विक हब बने। उसी के तहत एक और बड़ा साइन किया गया है। एक और बड़ा का मतलब, इससे पहले एक और साइन किया गया था, किसके दो, तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी है भारत प्राइवेट कंपनी है भारत में, लार्सन एंड टर्बो। उसने यूके की नेवी के साथ में, किसके साथ में, तो यूके की नेवी के साथ में एक साइन किया था। और यूके की नेवी का पहला जो शिप है वो आया भी कहाँ पर, तो कट्टुपल्ली में, और उसको रिपेयर किया गया। अब भारत सरकार की फर्म कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसने साइन किया है यूनाइटेड स्टेट के साथ में, और उसका जो शिप वगैरह होगा उसके निर्माण का काम, उसके निर्माण नहीं, उसके रिपेयरिंग का काम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। जैसे लार्सन एंड टर्बो किसके रिपेयरिंग का काम करेगी, तो वो करेगी यूके के नेवी के रिपेयरिंग का काम। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक नए क्षेत्र की तलाश कर इकोनॉमी के लिए, जिसमें हम शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग में वैश्विक हब बनना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ये छोटे छोटे न्यूज़ हैं लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पीटी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या, अगला न्यूज़ है आपका वही टोटल सोलर इक्लिप्स जो है उसी संबंधित है। इसको देखेंगे हम लोग। नॉर्थ अमेरिका टोटल सोलर इक्लिप्स बिगेन एट मैक्सिकन कोस्ट मिलियन चेजरेस। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें क्या होता है, चंद्रमा जो है वो सूर्य को संपूर्ण रूप से ढक लेता है। कैसे ढक लेगा, चंद्रमा तो बहुत छोटा सा है, सूर्य तो बहुत ही बड़ा है, कैसे ढक लेता है, दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है पृथ्वी पर लाइट ऐसे, अब यहाँ पर चंद्रमा आ गया तो आपको कुछ पीछे का कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पूरे लाइट को ही जो आ रहा था उसको ढक दिया चंद्रमा ने। किसी एक ही एरिया में ढकेगा, इसीलिए कहाँ पर ढका है, तो अभी मैक्सिकन तट पर, अमेरिका के पास और मैक्सिकन तट पर देखा गया है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में।
ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको। इसको क्या कहा गया है? टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी कि दिन में रात जैसा माहौल हो जाएगा, संपूर्ण रूप से ढक देगा सूर्य को। ठीक है, आगे बढ़ें, इसको समझते हैं पूरी डिटेल में। कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं, किस प्रकार से होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। ओके, सूर्य ग्रहण में देखिए क्या है, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी ये है अर्थ, ये मून और ये सन, इनके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो क्या होता है? वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और मून के बीच पृथ्वी आ जाएगी तब वो चंद्र ग्रहण बन जाता है। पृथ्वी का छांव मून पर पड़ता है। अभी मून जो है वो सूर्य को ढक देगा, सूर्य की रोशनी को ढक देगा, सूर्य की रोशनी को रोक देगा, जिससे पृथ्वी कुछ भागों में अंधेरा हो सकता है या आंशिक अंधेरा हो सकता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर यही है टोटल सोलर इक्लिप्स। यहाँ पर क्या है? टोटल सोलर इक्लिप्स, जिसमें जो चारों तरफ के भाग हैं जो चमकते दिख रहे हैं, इसको कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना। इसको कोरोना कहा जाता है। देखिए अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। इस घटना के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। जब चंद्रमा सूर्य की वलय को पूरी तरह से ढक लेता है तो सूर्य का केवल कोरोना ही दिखाई देता है। पूरे वलय को ढक दिया तो बाहर का जो केवल हिस्सा है यही केवल देख पाते हैं हम लोग। इसी को क्या कहा जाता है? सूर्य का कोरोना कहा जाता है, कोरोना। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रहण के अधिकतम बिंदु समग्रता के मध्य बिंदु पर आकाश में अंधेरा छा जाता है और तापमान गिर जाता है। अचानक से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाता है। वलयकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, उसका केवल कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए सूर्य से छोटा दिखाई देता है, सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। नतीजतन चंद्रमा एक बड़ी चमकदार वलय के ऊपर एक अंधेरे वलय के रूप में दिखाई देता है, जो चंद्रमा के चारों ओर एक रिंग जैसा दिखाई देता है। आंशिक सूर्य ग्रहण फिर बताता हूँ। और जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस दिन अमावस्या होती है। बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास का फैक्ट बता रहा हूँ मैं, अमावस्या कही जाती है। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो पूर्णिमा। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा गुजरता है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से एक साथ में नहीं होते हैं। पूरी तरह से एक साथ में नहीं होंगे, जिससे क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण है, सूर्य का इतना हिस्सा नहीं दिखाई देगा। सूर्य का केवल एक हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है, जिससे यह अर्धचंद्राकार आकार का दिखाई देता है। पूर्ण या वलयकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा के आंतरिक छाया से आच्छादित क्षेत्र के बाहर लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। मिश्रित सूर्य ग्रहण पृथ्वी की सतह के वक्रता के कारण कभी कभी ग्रहण के चरण वलयकार पूरे ग्रहण के बीच परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की छाया दुनिया भर में दिखाई देती है। इसे मिश्रित सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अलग अलग सूर्य ग्रहण को। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और जो बाहर का वलयकार दिखता रहता है, वलय को तो ढक देता है, जो बाहर का रिंग दिखता रहता है उसको कोरोना कहा जाता है। अभी कहाँ पर लगा है? तो अभी ये लगा है उत्तरी अमेरिका के हिस्सों में, जहाँ पर मैक्सिको, अमेरिका, इन सब क्षेत्रों में देखा गया है। जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या के दिन में होगा, और जो चंद्र ग्रहण होगा वो पूर्णिमा के दिन में होता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मुझे समझाना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, तो जो ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, कहाँ पर? तो विलिंगटन जो आर्मी कॉलेज है वहाँ पर परिवर्तन चिंतन कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहाँ पर जो हमारे जो डिफेंस स्टाफ हैं वो गए थे सारे के सारे, और उसके अलावा जो जनरल जो ग्रीक के मिलिट्री चीफ हैं वो भी आए हुए थे, और इन दोनों वार्तालाप वगैरह भी हुआ, और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था, जिसमें बोला गया कि तीनों जो सेवाएं हैं भारत के सेनाओं के, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये तो कॉन्फ्रेंस की बातें होती हैं, आपको पता ही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है ब्लैक स्वान इवेंट। क्या बोला जाता है इसको? ब्लैक स्वान इवेंट। क्या बोला है? ये ब्लैक स्वान इवेंट जो होता है ना, ये केवल ऐसा नहीं कि आर्मी से संबंधित है। क्या बोला गया है इनके द्वारा? देखिए कि बी प्रिपेयर फॉर ब्लैक स्वान इवेंट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आर्मी चीफ ने बोला है अपने फोर्स को। अब बोला है तो कुछ तो इसका मतलब होगा। मनी मार्केट वगैरह में ब्लैक स्वान इवेंट होता है। क्या होता है? जिस चीज़ का आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, कुछ वैसी घटना घटित हो जाना, बिल्कुल सरप्राइज तरीके से कुछ ऐसी घटना घटित हो जाना जिसका आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जिसका एक उदाहरण देता हूँ मैं।
7 अक्टूबर 2023 ईस्वी को सुबह सुबह में इजराइल, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश खुद को बताता है, उस पर हमास की तरफ से अचानक अटैक होते हैं और उसके एक बहुत बड़े इलाके में 400 से 500 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। बहुत सारे को वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, लोगों के शरीर पर बम लगा लगा कर उड़ा देते हैं, चीथड़े उड़ा देते हैं लोगों को। इसको ब्लैक स्वान इवेंट कहा था। अनएक्सपेक्टेड था, जिसके किसी ने भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो था, ये एक्सपेक्टेड था युद्ध। बहुत दिनों से रूस जो लामबंदी कर रहा था वहाँ पर, लेकिन ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड था। तो ब्लैक स्वान इवेंट इसी तरह का होता है। इसी तरह का मनी मार्केट में भी हो सकता है, ये कहीं पर भी इस तरह का इवेंट हो सकता है। डिफेंस से संबंधित चीज़ों में भी हो सकता है। अचानक से हम पर अटैक हो जाए दो तरफा, तो ब्लैक स्वान इवेंट होगा, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, सरप्राइजिंग होगा, और उससे निपटना बेहद गंभीर चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रेजिमेंट को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए तीनों सेवाओं के बीच में जब तक समन्वयता सही से नहीं होगी, तो हम इस तरह की घटनाओं से निपटने में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि हमेशा तैयार रहना हमें ब्लैक स्वान इवेंट के लिए। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित, जिसमें बोला गया है कि इसके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, उसके द्वारा बोला गया कि कन्यादान जो होता है ये नेसेसरी नहीं होता है। कन्यादान से मतलब जो विधि विधान होता है उससे तात्पर्य नहीं है। कन्यादान का मतलब है जो बेटी होती है उसको दान कर देना। ये जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये चीज़ अनिवार्य नहीं है। जैसे सप्तपदी ये अनिवार्य होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में, लेकिन जो कन्यादान होता है ये अनिवार्य नहीं होता है। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला। एक केस आया था जिसमें एक पिटीशन, एक याचिका करता है, उन्होंने केस डाला था कि उनके मैरिज में कन्यादान जो है, गिविंग अवे द ब्राइड, दुल्हन को हमेशा अगले विदा करने वाले जो रीति रिवाज होते हैं उसको परफॉर्म नहीं किया गया। तो इसी के तहत इसने केस किया था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, और इस तरह का क्यों नहीं हुआ इस पर भी सवाल करना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये शादी में अनिवार्य नहीं होता है, और अनिवार्य जो तत्व होते हैं उसी को परफॉर्म करना चाहिए। ये अनिवार्य तत्व बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है। अब हिंदू मैरिज एक्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी इसमें जैसे सप्तपदी जैसी जो चीज़ें होती हैं, 7 फेरा, जिसको 7 फेरा कहा जाता है, वो अनिवार्य माना जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में। मैरिज एक्ट है 1955 का गुरु मैरिज एक्ट है। हिंदू में कौन कौन शामिल होते हैं? सिख बौद्ध भी शामिल होते हैं। एक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, शादी विवाह के रीति रिवाज नहीं बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर बोला उन्होंने कि सप्तपदी जैसी चीज़ें होती है, ये तो अनिवार्य होता है, लेकिन कन्यादान अनिवार्य नहीं होता। एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ मैं। चलिए हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, फिर उसके तलाक के प्रावधानों पर भी आ जाएंगे। उसके पश्चात वीडियो को एंड करें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भारत के संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो हिंदुओं और अन्य लोगों के बीच विवाह से संबंधित कानून संहिताबद्ध और संशोधित करता है। कौन कौन इसमें शामिल होते हैं? तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये चारों कदाचित एक ही तरह के धर्म थे, इसी धरती पर पैदा हुए, और इसीलिए इन सब पर लागू होता है। जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी पर, यहूदी पर लागू नहीं होता है। ये जो अब्राहमी धर्म होते हैं और उसके अलावा जो धर्म है उन पर लागू नहीं होता है। मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी इन पर लागू नहीं होता है। ये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन्हीं पर लागू होता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तलाक के क्या प्रावधान है? तो एचएमए की धारा 13B में आपसी सहमति इस तलाक का प्रावधान किया गया है, और जिसके तहत विवाह के दोनों पक्षों के एक साथ जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है, उसके पश्चात तलाक हो जाता है। यह इस आधार पर किया जाएगा कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग अलग रह रहे हैं और एक साथ रहने में सक्षम नहीं है, पारस्परिक रूप से सहमत है कि उनके वैवाहिक रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए, तब जाके प्रक्रिया शुरू की जाती है और उसके पश्चात समाप्त कर दी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। एक बिहार स्पेशल का छोटा सा न्यूज़, उसको कवर करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट है, उसको देख लीजिए कि दोनों पक्षों को पहली याचिका की प्रस्तुति की तारीख से कम 6 महीने बाद और उक्त तिथि के पश्चात 18 महीने के बाद अदालत के समक्ष दूसरे प्रस्ताव पेश करना चाहिए, बशर्ते याचिका इस बीच वापस न ली जाती है। तो कई बार जो याचिका डाली जाती है उसके बाद पश्चात उनको समय दिया जाता है कि सोचिए आपको वाकई करना है या नहीं करना है, और अगर उस बीच में याचिका नहीं डाली गई रिटर्निंग की, तो फिर तलाक की प्रक्रिया आगे की जाती है। विवाह से तलाक तक आगे हम लोग। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। 2047 लक्ष्य हेतु युवा पेशेवरों से आग्रह। दरअसल बिहार स्पेशल का ही न्यूज़ है। कैसे है बिहार स्पेशल का न्यूज़? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रयास का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। कहाँ पर किया है?
तो IIM बोध गया में छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवा दिमाग और छात्र भारत के भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने युवा छात्रों से भारत की विकास गाथा में एक नया अध्याय लिखने के लिए कौशल और प्रतिभा का उपयोग करने की अपील की है। आपको क्या याद रखना है कि IIM के छठे जो उसमें हुआ था ना, उसमें उपराष्ट्रपति महोदय भाग लेने आए थे। उन्होंने बोला कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो युवाओं को संकल्प लेना चाहिए। ठीक है भाई, युवाओं को नौकरी दोगे तब तो संकल्प लेंगे, केवल संकल्प लेने से थोड़ी ना होता है। MBA छात्रों को डिग्री प्रदान की गई है। उपराष्ट्रपति ने बोध गया विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का भी दौरा किया और पूजा अर्चना भी की है उन्होंने यहाँ पर। यह है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो है बुद्ध के जीवन, विशेष रूप से ज्ञान, बोधि की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। अन्य 3 कौन कौन से? नेपाल लुम्बिनी में जहाँ पर जन्म हुआ था, सारनाथ में जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये 4 बड़े बड़े क्या हैं तो जगह है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें एक है कौन सा? तो अपना बोध गया, ओके, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक जन्म, एक मृत्यु, एक प्रथम उपदेश और एक ज्ञान की प्राप्ति। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण तो सम्राट अशोक ने करवाया था, लेकिन बाद में टूट जाने के पश्चात गुप्त काल के दौरान इसका पुनः निर्माण पूरी तरह से ईंटों से किया गया। वर्तमान मंदिर अनुमानतः 5वीं या 6वीं शताब्दी निर्मित माना जाता है। गुप्तों के पीरियड के दौरान ये मंदिर बनाया गया था। ये मंदिर अब तो भव्य तरीक़ा से इसको कर दिया गया है। और उत्तर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से अगर देखा जाए, सबसे पुराने मंदिर तो कानपुर के पास जो ललितगढ़ का मंदिर है, या आपने देखा कानपुर के पास देख जो दशावतार मंदिर वगैरह सब है, उसके पश्चात अगर सबसे पुराना उत्तर भारत का कोई मंदिर है वो यही है, बोध गया का मंदिर, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त जो थे वो वैष्णव को मानते थे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।